नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 3 जुलाई 2025 और जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 3 जुलाई 2025। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम की है। तो चलते हैं। आज के द हिंदू में फ्रंट पेज के ऊपर सबसे पहली न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, ब्रिक्स विल हेल्प क्रिएट ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, मोदी जी। आप सभी को पता ही है कि जो आपका ब्रिक्स जो ग्रुप है ना, जिससे आपके लास्ट ईयर जो आपका दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पैसेज आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? बी फॉर ब्राजील, ठीक है, आर से क्या बना? रशिया, ठीक है, आई से क्या बना? आपका इंडिया, और उसके बाद सी से क्या बना? चाइना। तो ओरिजिनली जब ये बना था तो इसका नाम क्या था? ब्रिक। बाद में इसके अंदर याद रखना साउथ अफ्रीका ज्वाइन हो जाता है, और साउथ अफ्रीका इसमें कब ज्वाइन करता है? तो ये ज्वाइन करता है 2010 में। अब हम इसे ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हो चुके हैं? तो टोटल 10 मेंबर्स इसमें हो चुके हैं। जो लेटेस्ट जुड़ा है वो कौन है? इंडोनेशिया। और याद रखना अर्जेंटीना जुड़ना था, वो नहीं जुड़ा है। और उसके साथ साथ जो आपका सऊदी अरब है उसने अभी इसको ऑफिशियली रेटिफाई नहीं किया है, तो वो भी इसका मेंबर नहीं बना है। तो देयर आर टोटल 10 मेंबर्स इन द ब्रिक्स। ठीक है, बना कब था? 2009 में। ऑफिशियल इसकी फॉर्मल मीटिंग होती है पहली बार। वैसे ही 2001 में टर्म दे दिया गया था कि हमें ब्रिक नाम का एक ग्रुप बनाना है। 2006 में वो पहली बार मिलते हैं और उसके बाद 2009 में पहली ऑफिशियल मीटिंग कर लेते हैं। 2010 में 2010 में उसके अंदर कौन एड ऑन हो जाता है? अफ्रीका एड ऑन हो जाता है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। ये जो ब्रिक्स है हमने काफी बार पढ़ा है कि जो अभी टैरिफ वॉर चल रहा है वो भी ब्रिक्स की वजह से ही है, क्योंकि लास्ट ईयर ब्रिक्स ने क्या किया था? उन्होंने सोचा कि डॉलर का डी-डॉलराइजेशन कर देते हैं, तो डॉलर की वैल्यू को कम करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि हम ब्रिक्स करेंसी बना लेंगे, यानी ब्रिक देशों की एक अलग से करेंसी बना लेते हैं। तो ब्रिक करेंसी बनाने की बात की गई। उसके बाद अमेरिका ने कह दिया कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, 100% टैरिफ लगा देंगे, और उसके बाद से सारा टैरिफ वॉर चला आ रहा है। तो ये वही ब्रिक्स है। ठीक है, इसकी लास्ट ईयर मीटिंग कहाँ पर हुई थी? रशिया में। इस बार इसकी मीटिंग कहाँ पर हो रही है? तो ब्राजील में। और ब्राजील में जब इसकी मीटिंग हो रही है रियो डी जेनेरियो में, तो वहां पर जा रहे हैं मोदी जी। ठीक है, और मोदी जी वहां पर जाने से पहले बीच में 5 देशों की विजिट करते हुए पहुंचेंगे। ठीक है, कौन कौन से 5 देश हैं उनके नाम याद रखने हैं। अगर मोदी जी वहां जाते हैं तो डेफिनेटली एक बात तो कंफर्म है कि इन 5 में से किसी ना किसी 1-2 देश का तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिलेगा ही मिलेगा। मे भी 5 का मिल जाए। ठीक है, तो वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? क्यों वहां जा रहे थे? क्योंकि इनको क्या करना था? ग्लोबल साउथ को बढ़ाना है। अब आप कहोगे सर ग्लोबल साउथ क्या है, तो समझना पहले है ना कि पूरी कहानी क्या है ना। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मोदी जी ब्रिक्स की मीटिंग में जा रहे थे। ब्रिक्स हमने थोड़ा सा पढ़ा अभी। ठीक है, और वो जो ब्रिक्स था उस ब्रिक्स में जाने से पहले मोदी जी ने 5 देशों की विजिट करनी चाहिए। ठीक है, उसमें से क्या है? घाना। तो ये आपके सामने किससे मिल रहे हैं? जो घाना है, जो घाना देश है उसके अंदर मोदी जी लैंड कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, और इस बार मीटिंग कहां पर हो रही है? रियो डी जेनेरियो में। और जब ये वहां पर पहुंचे तो एक नाम दिया गया बैलेंस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। देखो समझना, एक है ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है, एक पैसेज और भी है जो अंदर डिस्कस किया हुआ है एडिटोरियल्स के अंदर, हम उसको भी पढ़ेंगे। एक हम कहते हैं ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि हम क्या करें? देखो ग्लोबल नॉर्थ जो है ना, इसमें सारे लगभग डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं। ठीक है, जो डेवलप हो चुकी हैं, और जो रिच यानी कि अमीर कंट्री हैं वो इसमें आती हैं। नीचे वाला जो ग्लोबल साउथ है ये याद रखना आपके लैटिन अमेरिका, ठीक है, उसके साथ साथ आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका एशियन कॉन्टिनेंट के उन देशों का ग्रुप है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनको एलडीसी कहा जाता है, जो अंडर डेवलपिंग है यानी कि अभी वो डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या जो गरीब देश हैं उनका ग्रुप कहा जाता है। तो अगर हमें इनके साथ बराबरी करनी है
इनके जैसा बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, हम जो ग्लोबल साउथ है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो अगर हमें ग्लोबल साउथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो जो भारत जैसे देश है, चाइना जैसे देश है, इनको क्या करना चाहिए, इनको इन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये जो आपके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए। समझ गए, इनसे टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए, इन देशों के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए, वो सारी बातें हमें करनी चाहिए। बस उसी की बात कर रहे हैं ताकि एक बैलेंस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाया जा सके। समझ गए, तो किसकी बात होगी, ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है यहाँ पे। एज ए फाउंडिंग मेंबर इंडिया इज कमिटेड टू ए ब्रिक्स as a vital platform for the cooperation among the emerging economies. Together we strive for a more peaceful, equitable, just, democratic and balanced multipolar world order, said Mr. Modi in a departure statement as he boarded the official aircraft that landed in the Ghana for a bilateral visit. ठीक है, तो ये मोदी जी द्वारा कहे हुए वचन थे। ठीक है, अब जब मोदी जी वहां पहुंच चुके हैं तो कुछ बातें याद रखना, क्योंकि मुझे तो फैक्चुअल डाटा याद रखने हैं, एग्जाम में आने वाली चीजें तो याद रखना। 5 देश थे, कौन कौन से, एक तो घाना, दूसरा कौन सा है, ट्रिनिदाद, ठीक है, टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया, 4 ये हैं, और एक आपका हो गया कौन सा, घाना। ठीक है, और जब घाना पहुंच चुके हैं तो वहां के ऑफिशियल्स का कहना है कि हम उनको क्या देंगे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देंगे। कौन सा, तो नाम याद रखना, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ये जो वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, ये उनको दिया जाएगा। जैसे भारत का कौन सा है, भारत रत्न। चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन का आंसर देना कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है और वो भारत के किस प्राइम मिनिस्टर को दिया जा चुका है। ठीक है, कौन सा भारत का प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, और ये जो है घाना का हाईएस्ट, ये किस किस को मिल चुका है, तो याद रखना ये फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिल चुका है। ठीक है, मोरक्को के जो किंग मोहम्मद 6 थे उनको मिल चुका है। ठीक है, ये आपके ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उनको मिल चुका है, और ये जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है उनसे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनको भी दिया जा चुका है, और नामीबिया के प्रेसिडेंट सैम नुजोमो को भी ये दिया जा चुका है, और मोदी जी से पाने वाले नेक्स्ट मेंबर बन चुके हैं। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, फिर बात आ जाती है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स टर्म वाज कॉइन्ड बाय द जिम ओनेल। सबसे पहले इन्होंने 2001 में इस टर्म को कॉइन किया था। 2006 में पहली बार इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है रशिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद इनकी फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग होती है 2009 में, और उसके बाद 2010 में इसमें कौन जुड़ जाता है, अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। अब इसके अंदर 5 कौन से जुड़े हैं, तो याद रखना ईरान, यूएई, इथियोपिया, इजिप्ट एंड इंडोनेशिया इसके नए मेंबर्स बन चुके हैं। और इसका पूरा एजेंडा क्या है, किसके लिए काउंटर करना, अमेरिका को काउंटर करना। ये हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, वहां पर एक बात और हो रही है, याद रखना, अफ्रीका के अंदर एक ब्लॉक है जिसे हम कहते हैं वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये जो आपका होता है ECOWAS, ये बना कब था, याद रखना 1975 में बना होता है। ठीक है, और इसके 15 क्या थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है, 15 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अबूजा। अबूजा कहाँ पर है, तो अबूजा इज लोकेटेड एट नाइजीरिया, नाइजीरिया में बना हुआ है। ठीक है, 15 मेंबर कौन कौन से हैं, तो याद रखना बेनिन है, बुर्किना फासो है। ठीक है, ये सारे के सारे, गैम्बिया है, गाना है, गिनिया है। ठीक है, लाइबेरिया है, माली है। ठीक है, नाइजर है, नाइजीरिया है, सियारा लियोन है। ठीक है, सेनेगल है, टोगो है। ये सब उसके फाउंडिंग मेंबर्स है। लेकिन याद रखना जो माली है, जो मैंने रेड कर रखे हैं, बुर्किना फासो है और नाइजर है, ये तीनों वहां से क्या कर चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं। ये अब उसका पार्ट नहीं है। सिंपल सा याद रखना। इसका सिंपल सा पर्पज है कि एक रीजनल ग्रुप है जिसका एम है टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड शेयर्ड डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सब रीजन। जो आपका वेस्ट अफ्रीकन रीजन है उसके अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए इस वाले ग्रुप को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी 2-4 बातें ध्यान रखना। ठीक है, और इंडिया जो है वो उसका ऑब्जर्वर स्टेटस ले चुका है 2004 में। और याद रखना इंडिया इन देशों को क्या देता है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। और कितने रुपए की, तो याद रखना $250 मिलियन। ये अभी मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूं, जो ग्लोबल साउथ का एडिटोरियल बना हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है समझना, यहां भी समझने की कोशिश करते हैं। लाइन ऑफ
क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने कई बार देखा होगा बैंकों के अंदर कि आपको एक क्रेडिट लाइन दे दी जाती है कि मान लो आपको 10 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन दे दी गई और आप उस 10 लाख रुपए का यूज कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपने 10 लाख रुपए की मान लो एफडी करवा रखी है बैंक में, तो बैंक आपको 10 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट भी कह देते हैं उसे कि आपको 10 लाख रुपए वैलिड है, आप जब तक चाहो उसको यूज कर लो। जितने दिन आप उस पैसे का यूज करोगे, मान लो आपने एफडी कराई है 10 साल के लिए और आपने 10 लाख रुपए की करा रखी है एफडी, तो आपके लिए लगभग 90% 9 साढ़े 9 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाएंगे और आपके अकाउंट में हमेशा शो करते रहेंगे। आप जितना पैसा उसमें से निकालना चाहो निकाल लो, जितने टाइम के लिए पैसा आप यूज करोगे उतने टाइम के लिए पैसा उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जितनी आपकी एफडी होती है उतने उससे जस्ट 1% ज्यादा आपसे ब्याज लिया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी कह देते हैं इसे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है विदाउट इंटरेस्ट भी मिल जाता है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, लगभग $250 मिलियन का क्या देते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट। अब डिफरेंस क्या समझना, इंडिया इन देशों के साथ अपने रिलेशन क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, चाइना क्यों नहीं कर सकता। तो चाइना क्या करता है, इंडिया लाइन ऑफ आपके जो क्रेडिट है उसको फॉलो करता है कि भाई तुम 250 मिलियन ले लो, यूज कर लो, फिर वापस भर दो, फिर यूज कर लो, फिर भर दो, आप मैक्सिमम 250 मिलियन तक यूज कर सकते हो। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना डेब्ट ट्रैप फैलाता है, जानते हो ना। चाइना की आदत है वो तुम्हें लोन देगा, बाद में वो तुम्हें लोन चुकाने के लिए और लोन देगा और बाद में तुम्हें ऐसा फंसा देगा लोन के जाल में कि वहां पर या तो तुम्हें उन्हें कुछ ना कुछ अपना जमीन या क्रिटिकल मिनरल्स वो उसको देना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो देश हैं, ये जो कंट्रीज है, वो इंडिया की तरफ ज्यादा देखना पसंद करते हैं क्योंकि इंडिया से उन्हें ऐसा कोई खतरा नहीं है जैसा चाइना से हो सकता है, समझ गए। तो हमारे लिए ये भी एक प्लस पॉइंट है कि हम ग्लोबल साउथ को एक साथ लेकर ग्लोबल नॉर्थ के अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत गरीब गरीब देश हैं वो, ठीक है, लेकिन हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो हेल्प मिल ही सकती है, ठीक है। वही है और कुछ भी नहीं है। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट ब्रिंग। अच्छा देखो, आपने देखा होगा क्वाड मीटिंग है ना, कहां पर हो रही है, यूएसए में। इस बार वाली कहां होगी, तो इस बार वाली जब स्टार्ट होगी तो कहां होगी, इंडिया में, ठीक है। क्वाड क्या है, क्वाड समझना। हालांकि हमने पढ़ा हुआ है पहले, क्वाड बना कब था, क्वाड 2007 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, बना होता है, ठीक है। जो क्वाड है बेसिकली आपका, इसमें 4 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर हैं इसके, 4 मेंबर्स। कौन कौन से, तो एक है आपका यूएसए, एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है आपका जापान और एक है आपका इंडिया। इन 4 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा जिसे कहा जाता है क्वाड, ठीक है। इसकी लास्ट समिट यानी कि 2024 की जो समिट होनी थी वो होनी थी इंडिया, लेकिन वो वहां से कैंसिल करके कहां कर दी गई थी, यूएसए। तो इस बार वाली समिट कहां पर हो जाएगी फिर, तो इस बार वाली हो जाएगी आपकी इंडिया के अंदर, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, अभी वही चल रही है, 1 साल से 1 साल चलती है, जनवरी से दिसंबर नहीं होता है, 20 से मिड ईयर में स्टार्ट होती है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। एक सिमिलर ऐसा ही है, शायद आपने पढ़ा होगा, I2U2। I2U2 क्या है, ये 2021 में बना था। इसमें 2 तो I हैं और 2 इसमें U हैं। एक I इसमें कौन है याद रखना, इंडिया। एक I इसमें कौन है याद रखना, इजराइल। एक U इसमें है यूएसए और एक U इसके अंदर कौन होता है आपका, यूएई। ये 4 जो ग्रुप है, 4 कंट्रीज है, ये इसका पार्ट होती है। ये 4 आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने का काम करते हैं, कोऑपरेट करने का काम करते हैं। ये आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की बातें करते हैं, सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वाड की मीटिंग में सभी देशों ने, जो क्वाड मेंबर्स हैं, उन्होंने स्ट्रांगली ये बात कही कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी पहलगाम इशू जो हुआ था, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उन सभी को पकड़ा जाए और उसको स्ट्रिक्टली क्या किया जाए, पनिशमेंट दी जाए, ठीक है। तो ये छोटी सी एक न्यूज़ थी, बाकी होना कुछ भी नहीं है, आप ही जानते हो, क्योंकि इसमें यूएसए है। ये वही यूएसए है जिसने क्या किया था, अभी पाकिस्तान को एंटी टेरर जो ग्रुप है उसका हेड बना दिया कहां पे, यूनाइटेड नेशन में। तो वो सब बातें हमें पता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इंटीग्रेटिंग कंपैशन, प्रायोरिटाइजिंग पैलिएटिव केयर। देखो क्या होता है पैलिएटिव केयर, समझना। जैसे मान लो कोई बीमार हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने की कोशिश करना, इसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि फैक्चुअल कम है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। देखो होता क्या है, मान लो कोई बीमार हो गया, ठीक है, किसी को कैंसर हो गया। अब उससे वो आदमी नहीं मर रहा है, आदमी उसकी टेंशन में मर रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं घर वालों का क्या होगा, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, कहीं मेरी वजह से घर वाले ना बर्बाद हो जाए। ये बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते हैं।
है ना। डॉक्टर भी जब उस समय यही करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, जब कभी ऐसा इवेंट हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको पता है कि इस आदमी की डेथ होने वाली है, फिर भी वो जबरदस्ती, जैसे यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, है ना, यहाँ पर जैसे किसी की डेथ हो गई, पता है कि मरने वाला या मर चुका है, उसके बाद भी जबरदस्ती, बहुत सी जगह होता है वेंटिलेटर पे है, फिर भी उसके पैसे बनाए जा रहे हैं। तो ये जो इमोशनल टच होता है उस पेशेंट के साथ, ठीक है, ये जो उसकी फिजिकल केयर होती है, उसकी इमोशनल केयर होती है, और उसकी जो स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा किया जाता है, उस टाइप की केयर को हम क्या कहते हैं, तो उसे पैलिएटिव केयर कहा जाता है। और ये भारत में सबसे ज्यादा कमी है इस चीज की। यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। कई बार क्या होता है, पेशेंट को ना ऐसे दवाइयों की, सुना होगा ना, दवाई से ज्यादा दुआ की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर दुआ से ज्यादा टेंशन हो रही होती है उसे, इस वजह से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इवन WHO का कहना है कि दुनिया भर में 40, WHO जानते हो ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम ही दुनिया भर में हेल्थ को मैनेज करना है, चाहे कोई भी पेंडेमिक, एंडेमिक या एपिडेमिक आए, ये उसमें काम करेगा। हालांकि हमने पढ़ा था इससे US से विड्रॉ कर चुका है, ठीक है, वो भी न्यूज हम पढ़ चुके हैं पहले। और ये बना कब था, तो सिंपल याद रखना 7 अप्रैल 1948, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो सिंपल याद रखना जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसका कहना है कि दुनिया में 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको इसकी नीड है, और 14% की तो जरूरत ही है उन लोगों को कि उन्हें पैलिएटिव केयर मिलना चाहिए। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में एनुअली 10 मिलियन लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको इसकी जरूरत होती है, लेकिन मिलता कितने लोगों को है, 1 से 2%, ठीक है। अगर बात की जाए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में जो आई थी, याद रखना, उसमें भी हमने पैलिएटिव केयर को डाला था कि भाई पैलिएटिव केयर होनी चाहिए, बट ये नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, देखो उसका भी एक प्रॉब्लम है। उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो ट्रेंड नहीं है। अब एक रिपोर्ट आई थी, तुमने देखा होगा, पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, कि जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ की इंडस्ट्री में, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि जो एज ग्रुप के ऊपर एक डाटा आया था कि जो 24 to 34 एज ग्रुप का हेल्थ प्रोफेशनल है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड है। उससे ओवर टाइम के नाम पर, है ना, दिन रात को काम करवाया जाता है। इवन जो फीमेल जो उस इंडस्ट्री में, वो ज्यादा स्ट्रेस्ड रहती है ना, क्योंकि इतने सारे रेप केसेस, इतने सारे हैरेसमेंट के केसेस हम देखते हैं, ठीक है। तो वो खुद की सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे, तो वो दूसरे को पैलिएटिव केयर कहां से देंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हालांकि एक डाटा समझना, WHO कहता है कि 1:1000 में डॉक्टर का रेशियो होना चाहिए, यानी कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन भारत के हेल्थ केयर को देखोगे तो 1:834 चलता है, जिसने इसको भी सरपास कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी, है ना, उसके होने के बाद भी भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसकी, पैलिएटिव केयर की। क्या होती है, समझ गए, किसी मरीज को उसके साथ साथ इमोशनल, उसकी फिजिकल और उसकी स्पिरिचुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसका केयर करना ही क्या कहलाता है, पैलिएटिव केयर कहलाता है, और कुछ भी नहीं है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, और ये याद रखना, उसको कंफर्ट देने के लिए और उसकी डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए जरूरी होता है। और कौन से आर्टिकल में इसका बारे में लिखा है, 21, क्योंकि 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है। चाहे आप बीमार हो, चाहे बीमार नहीं हो, आप किसी भी तरह से भारत के सिटीजन हो, यू हैव आर्टिकल 21, समझ गए, सिंपल सा याद रखना। इट फोकसेस ऑन द एलिवेटिंग पेन, रिड्यूसिंग सफरिंग्स एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के ऊपर ये टीका होता है, ठीक है। जस्ट इसको पढ़ना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, रीफेजिंग ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस। देखो ये उसी की बात कर रहा है, किसकी, आपके ग्लोबल साउथ की। देखो एक है ग्लोबल नॉर्थ, एक होता है ग्लोबल साउथ, ठीक है। अब जो ग्लोबल नॉर्थ है वो तो पहले से पावरफुल है, जो ग्लोबल साउथ है वो कमजोर है। तो ग्लोबल साउथ को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करना होगा, उसे कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए, उसके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए बेटर, ठीक है। मार्केट एक्सेस होना चाहिए उसके पास। पता चले आज हम जी रहे हैं 2025 के अंदर, और दुनिया में ऐसे भी देश होंगे जो आज भी 2000 वाली रेंज में जी रहे होंगे, पता ही नहीं लोगों को कि कैसे चीजें काम करती हैं, मोबाइल फोन्स क्या होते हैं ना, कुछ नहीं पता है उन लोगों को। तो उनके पास एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उनको कंसेशनल फाइनेंस पैसा मिलना चाहिए उनको, ताकि क्या कर सकें, वो डेवलपमेंट कर सकें। और जब एक बार वो डेवलपमेंट करेंगे
और जब वो एक बार मेन स्ट्रीम लाइन में जुड़ने की कोशिश करेंगे या एक बार वो मेन स्ट्रीम लाइन से जुड़ जाएंगे, उसके बाद उनका डेवलपमेंट एकदम से होता ही दिखेगा। तुम्हें समझ गए? तो इस बात के लिए हमें क्या करना चाहिए? मोदी जी ने कहा ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, ये मोदी जी के द्वारा दिया हुआ एक टर्म है जिसे कहते हैं GDC। और अगर हमें GDC पे ध्यान देना है तो हमें इन 4-5 सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और ग्लोबल साउथ का मैंने अभी आपसे समझाया था क्या मतलब होता है, ठीक है। ये GDC जस्ट इसको पढ़ भी लेना एक बार, ठीक है। ग्लोबल साउथ का मतलब कि वो देश जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वो देश जो अभी गरीब हैं, ठीक है, या वो कंट्री जो अभी भी क्या है डेवलपिंग फेज में हैं, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। और उनके लिए सबसे अच्छा है लाइन ऑफ क्रेडिट, उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाए, ना कि डेब्ट ट्रैप में फंसाया जाए। चाइना क्या करता है? डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, तो उन्हें डेब्ट ट्रैप में ना फंसा के उनको क्या किया जाए? लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाए। बस उन्हीं सब बातों को इसमें डिस्कस किया गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Under fire, the state must enforce compliance of the regulations in the fireworks industry। देखो, स्टेट को अपनी फायरवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को ठीक करना चाहिए, ऐसा कह रहा है। अब देखो होता क्या है समझना, कई बार आपने देखा होगा कि गलती होती है स्टेट की लेकिन कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है ना। जैसे ट्रेन पलट गई है, ठीक है, और 4-5 ट्रेन ऐसे गिर जा रही हैं, कोई अथॉरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं कि उसकी वजह से हुआ था। जैसे आपने देखा होगा एक केस हुआ था लास्ट ईयर, है ना, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो क्योंकि बारिश का सीजन है तो उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। थार वाला केस याद है आपको? दिल्ली में एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, ठीक है, और लाइब्रेरी बनी हुई थी बेसमेंट में, ठीक है, और उस बेसमेंट में जो लाइब्रेरी बनी हुई थी उस लाइब्रेरी के अंदर कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है। बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेज, और बारिश जब हो रही थी तो वहां पर पानी भरा हुआ था। तो एक थार वहां से गुजरती है गाड़ी, है ना, और जैसे गाड़ी गुजरती है तो उसका पानी, गाड़ी जाएगी तो पानी तो इधर उधर जाएगा, और पानी के प्रेशर से वो गेट खुल जाता है, और जैसे गेट खुलता है उस बेसमेंट का सारा पानी अंदर चला जाता है, और उसके अंदर 2 या 3 बच्चियों की डेथ हो जाती है जो वहां पर बैठ के पढ़ रहे थे। अब उसके बाद जो थार चला रहा था उसको अरेस्ट कर लिया गया, अब उसकी कोर्ट में पेशी होती है। अब सोचो हमारा सिस्टम कितना फेलियर है इसमें, है ना। आज एक न्यूज और है सिस्टम के फेलियर के ऊपर, है ना, उसको पढ़ना अच्छा है, एग्जाम में आने लायक चीज है, ठीक है। तो जब उसको पकड़ा गया तो उसके बाद में वकील वगैरह ने कहा कि भाई एक बात बताओ, पानी भरा था तो पानी भरा था कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पानी नहीं भरना चाहिए, सरकार की, स्टेट की। अब बाहर रास्ता चलने के लिए होता है, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूं तो गाड़ी तो चलेगी ना रास्ते पे। उस गाड़ी को ऐसा तो है नहीं कि वहीं खड़ी करके मैं पैदल निकल जाऊंगा, ऐसा तो कर नहीं सकता हूं। और गाड़ी चलेगी तो पानी तो निकलेगा, पानी निकलेगा तो या तो तुम अपने गेट ठीक करो। अब गेट तो किसी का भी टूट सकता है प्रेशर से, तो मेन प्रॉब्लम क्या है? सरकार, उसको तो कुछ नहीं कहा गया, उस बेचारे को जेल में डाल दिया गया। तो ये जो फेलियर्स हैं सिस्टम के, वो सिस्टम की गलती, उन्हें ठीक करना चाहिए। उसी को लेकर एक टॉपिक है यहाँ पे, कौन सा? स्टेट मस्ट एनफोर्स कंप्लायंस ऑफ द रेगुलेशंस ऑन द फायरवर्क्स इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, according to the official data, 17 accidents were reported in the firework units in the state in 2024 and claimed the lives of 52 people। अब देखो इनकी कौन बात करेगा? 52 लोगों की डेथ हो जाती है 52 पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने से, ठीक है। Of these, 12 people died in 12 accidents in Virudhunagar, which has roughly 1,000 fireworks units and 3,000 cracker shops. In 2023, 79 workers were killed in 27 accidents in the state, including the 28 workers in 15 accident in the Virudhunagar। ठीक है, विरुद्धनगर जगह का नाम है। In the latest episode, 8 persons died and 5 others were injured in an explosion at a firework factory in Satur near Sivakasi this week। अब बताओ इन चीजों के ऊपर किसको ध्यान देना चाहिए? स्टेट को, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, एक एक्ट आया हुआ है द एक्सप्लोजिव रूल्स 2008, ये इसकी बात करता है किसकी? कि हमें एक्सप्लोजिव को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। और इसमें एक बात कही गई है, ए प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी दैट रिपीट्स इटसेल्फ मेक्स ए फार्स ऑफ द
स्टेट रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, वन लाइनर का क्वेश्चन। और किसकी जिम्मेदारी है? डीपीएसपी में आता है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, करे तो करे, ना करे तो ना करे, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के लिए करना तो चाहिए। ठीक है, तो वही बात और कुछ नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है? एआई इन इंडिया स्ट्रेटजी मस्ट प्रीसीड मिशन। देखो एआई, आजकल आपने देखा होगा एआई का जमाना है। एक स्टडी रिपोर्ट भी आई है ना कि एआई ऐसा हो चुका है कि हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज डू दिस क्वेश्चन, है ना, ऐसा हम डालते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उससे प्लीज ये सब नहीं बोलना चाहिए ना। अब वो क्या है समझना, वो बाद की बात है, उसके ऊपर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। एक पैसेज आया था बहुत पहले, जो एआई है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है। और हमारी डिपेंडेंसी नहीं, कंपनीज की डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है। एक डाटा है जिससे को देखकर आप शॉक हो जाओगे कि इसमें बताया गया है कि जैसे हमारे यहाँ पर टीसीएस आप सभी जानते होंगे, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस भी आप जानते होंगे, विप्रो, इन 3 कंपनियों ने पिछले साल लगभग 65,000 जो लोग थे उनको जॉब से निकाल दिया, यानी उनकी जॉब चली गई। किसकी वजह से? एआई की वजह से। दूसरा आईएमएफ आप सभी जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या बना था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखना, आईएमएफ 1944 का बना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। इसका कहना है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देता है, इसका कहना है 26% इंडियंस जो है ना वो रिस्क पर है, एआई के रिस्क पे। और उसमें से 12% तो ऐसे हैं जिनको कभी भी डिस्प्लेस किया जा सकता है, उनका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इन सब को देखते हुए हमें क्या चाहिए? हमें एआई के लिए अभी बिल्कुल सही वक्त है, हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। समझ गए? हमने, इंसान ने मशीन को बनाया है, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया है। कल को ऐसा ना हो कि हमें मशीन के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी हो जाए कि इंसानों की नीड ही ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए हमें एआई को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ठीक है, चलो बताना मुझे, भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना खुद का जो एआई है उसका क्या नाम रखा है? ठीक है, क्या उसका नाम भारत एआई है, क्या उसका नाम इंडिया एआई है, क्या उसका नाम हिंदुस्तान एआई है, या उसका कोई और नाम है? ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, और जो एआई है वो सबसे पहले कब आया था आप जानते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी दिनों के बाद ये न्यूज में आया है, 3-4 महीने हो गए इसको आए हुए, है ना। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कब आया था? 1956। और इसको लाने वाला कौन था? जॉन मैकार्थे। और जॉन मैकार्थे को ही क्या कंसिडर किया जाता है? फादर ऑफ एआई कह देते हैं। और इसका जो एडवांस वर्जन है वो कौन सा चल रहा है? चैट जीपीटी, जो शायद आप लोग यूज भी करते होंगे। उसके बाद तो बहुत सारे आ चुके हैं ना, ग्रोक आ चुका है, ठीक है, चाइना का आ चुका है, खुद का है ना, तो हर किसी ने अपना अपना बना रखा है, बाद की बात है। ठीक है, चैट जीपीटी कब आया था? 2022 में। लाने वाला कौन था? तो सिंपल बात है, याद रखना, सैम ऑल्टमैन। ठीक है, इसकी कंपनी का नाम कौन सा था? तो ओपन एआई काफी न्यूज में रहती थी उस समय। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और इसका नेक्स्ट वर्जन कौन सा है? चैट जीपीटी 4 अभी चल रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 5 तमिलनाडु पुलिसमैन ट्रांसफर्ड ओवर कस्टोडियल वायलेंस। देखो हुआ क्या समझना, आपने कई बार देखा होगा, एक अच्छा टॉपिक है ना। होता क्या है कि मान लो पुलिस वाले आते हैं, आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो सबसे पहले समझना हमारे यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, जो आप सभी जानते हैं। टोटल कितने हैं फंडामेंटल राइट्स? आज के दिन 6 हैं, पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स जो अभी मेरे न्यूज के हिसाब से काम किया, हम उसी को डिस्कस करेंगे। आपने शायद पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 22। ये मेरी फ्रीडम से रिलेट करते हैं। ठीक है, 19 to 22 फ्रीडम में आते हैं। अब 20 कहता है, 20 के 3 पार्ट ध्यान रखना, 1, 2 एंड 3। और 20 का पहला कहता है नो एक्स फैक्टो लॉ, यानी कि अगर किसी इंसान ने क्राइम किया है, उसको क्राइम करने के कई साल बाद पकड़ा जाता है, तो उसको पनिशमेंट वो होनी चाहिए जो उसने क्राइम किया था, जो उस समय पनिशमेंट थी। मतलब आज किसी ने मर्डर किया और वो 20 साल बाद पकड़ा गया, और आज मान लो मर्डर की सजा थी जो उसने किया था 10 साल, और 20 साल बाद सजा हो गई 15 साल, तो उसे सजा कौन सी पड़ेगी? तो उसे 15 ईयर की सजा नहीं पड़ेगी, 10 साल की पड़ेगी, जो आज के दिन है। तो जिस समय क्राइम, उस समय की पनिशमेंट उसे पड़ेगी, ऐसा लिखा नो एक्स फैक्टो लॉ। अच्छा,
सेकंड में क्या है, तो इसमें लिखा है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि किसी भी इंसान को एक पनिशमेंट या एक क्राइम की दो सजा नहीं हो सकती है, नो डबल जियोपार्डी। और हमने पढ़ा भी है राजीव गांधी वाला केस है ना, जो राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, कौन से ईयर में, 21 मई 1991 में, ठीक है, क्योंकि उस समय आपने पढ़ा होगा एक लिट्टे ग्रुप था है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था श्रीलंका में, तो राजीव गांधी पहली बार हमारी इंडियन आर्मी को वहाँ भेज देते हैं, ऑपरेशन पवन होता है, लिट्टे ग्रुप के सभी लोगों को मार दिया जाता है, और उसके बाद जो बच जाते हैं वो नाराज हो जाते हैं राजीव गांधी से, इंडियन गवर्नमेंट से। वही लोग मालदीव्स में परेशान कर रहे होते हैं सरकार को, तो हमारी आर्मी वहाँ भी जाती है, ऑपरेशन होता है ऑपरेशन कैक्टस, और हम उनको वहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं। बाद में जब एक बार राजीव गांधी अपने रैली के लिए जा रहे होते हैं, तो वहीं पर एक लड़की आती है, एक माला लेकर आती है, उनको पहना देती है, राजीव गांधी और उन दोनों की हो जाती है डेथ, वो ह्यूमन बॉम्ब बन के आती है, लिट्टे ग्रुप के लोगों को पकड़ा जाता है। उसके बाद जब पकड़ा जाता है तो 1993 में मद्रास हाई कोर्ट फांसी दे देता है, फिर 1998 में सुप्रीम कोर्ट फांसी दे देता है, फिर चले जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर का यूज करते हुए प्रेसिडेंट भी उनको दे देता है फांसी। लेकिन जब प्रेसिडेंट फांसी देता है, जब तक 25-30 साल गुजर चुके होते हैं, तो लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनका लॉयर चला जाता है कोर्ट में और कहता है 20 का 2, आर्टिकल 20 का 2, 20 के सेकंड में क्या है, नो डबल जियोपार्डी, एक क्राइम एक सजा होनी चाहिए। आप तो 2 सजा दे रहे हो, 20-25 साल जेल में भी रह लिया, अब तुम फांसी लगा रहे हो, तो गलत बात है। और उसके बाद जो बचे हुए लोग थे, जो जिंदा बचे हुए थे, उन सबको छोड़ दिया जाता है। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 20 का 2। 3 में लिखा हुआ है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ क्या नहीं कर सकते, इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब आप मेरे से जबरदस्ती गवाही नहीं दिला सकते, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। लेकिन 2 चीजों का एक्सेप्शन होता है, याद रखना इसमें, एक क्राइम अगेंस्ट नेशन, अगर मैंने देश के खिलाफ कोई क्राइम कर दिया है तो मेरे साथ ही हो सकता है, और दूसरा क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, अगर महिला और बच्चों के खिलाफ मैंने कोई क्राइम किया है तो मेरे ऊपर ये केस हो, मतलब कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो सकता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो सकता है। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है नार्को टेस्ट, यानी कि तुम्हें ड्रग्स दे दिया जाएगा, तुम चले जाओगे बेहोशी की कंडीशन में, और तुमसे जो पूछेंगे तुम वही बताओगे जो तुमने किया होगा, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता, कैपेसिटी खत्म हो जाती है। एक होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, तुम जानते हो इस चीज को, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट को बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। एक मूवी भी है ना, सनी देओल की, जिसको इसी पे बनाया गया कि कैसे वो लाई डिटेक्टर टेस्ट को बेवकूफ बना देता है और मर्डर भी करता है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन हाँ, लाई डिटेक्टर टेस्ट उसमें होता है, नार्कोटिक टेस्ट होता है। बताना मुझे नार्को टेस्ट में कौन सा ड्रग्स यूज किया जाता है, एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ इस एडिटोरियल को ना, समझ गए। तो ये आपके 3 आर्टिकल्स थे, ये तब थे जब आप कन्विक्ट हो चुके हो तब। उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये तो सभी के लिए होता है, राइट टू लिव, जीने का अधिकार विद डिग्निटी एंड इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, ये तो सभी के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। अब है 22 क्या कहता है, उसके भी 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3। और इसके पहले पार्ट में लिखा है, हमने पढ़ा है पॉलिटी में ना, जस्ट रिवीजन हो रहा है, हमने पढ़ा है कि 22 के फर्स्ट में लिखा है राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट, मुझे रीजन ऑफ अरेस्ट जानने का राइट है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, पुलिस की गाड़ी आती है, हम खुद ही जाकर बैठ जाते हैं, भाई मारना मत, मैं साथ चल लेता हूँ, ऐसा ही होता है भारत में, क्योंकि नॉलेज नहीं है, पता नहीं है लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, अपने राइट्स ही नहीं पता है। आर्टिकल 22 का 2 कहता है कि राइट टू हायर ए लॉयर, मुझे एक लॉयर करने का राइट है, लेकिन मुझे पता ही नहीं होता है। जब तक घर वाले लॉयर करके लाते हैं तब तक तो बंदा जेल में जा चुका था, जुडिशियल कस्टडी हो जाती है। तीसरा होता है राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं पता होता है। तो ये जब नहीं पता होता है तो पुलिस वाले इसका मिसयूज कर लेते हैं। अब यही न्यूज इसमें डिस्कस की हुई है, मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया ताकि तुम्हें पता हो कि ये नॉर्मल तुम्हारा राइट है, चाहे तुम जेल में हो चाहे तुम कहीं भी हो। और जेल में जाने के बाद ये है, जेल में जाने से जस्ट पहले ये राइट होते हैं, और बाहर रहते हो तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट हैं ये हमारे, समझ गए। अब होता क्या है समझना, तमिलनाडु की न्यूज है, एक डाटा भी निकल के आया है जिसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया, जो तुम्हें पता होना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट ने एक डाटा रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि 2016-17 से 21-22 के बीच में 490 डेथ हो चुकी हैं, किसकी, लोगों की कस्टोडियल डेथ जिसको कहा जाता है। अब कस्टोडियल डेथ क्या होता है समझना, पुलिस वाले लाए, पीटा उन्होंने, भयंकर तरीके से पीटा, और पीटने के बाद आपकी डेथ हो गई। इवन मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि इवन ए मर्डरर वुड नॉट हैव कॉज्ड दिस मच इंजरी टू ए पर्सन,
यानी कि पुलिस वाले इतना भयंकर तरीके से मारे उसको और उसकी डेथ हो गई कि हाई कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि इवन जो मर्डर करने वाला होता है वो भी किसी को इतना बुरी तरीके से नहीं मानता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी पुलिस वाले का कन्विक्शन नहीं हुआ है आज तक, टिल डेट। समझना इस डाटा को। अजीत कुमार, ठीक है, उसको मारा गया, एक बाप और बेटा थे, उन दोनों को मारा गया, ठीक है। इवन इतने सारे केस होने के बाद याद रखना यूपी आपका टॉप है। पिछले 6 सालों में यूपी में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है, कितनी? 2630। याद रखना ये हमारी पार्लियामेंट की रिपोर्ट का सबसे टॉपर है, ठीक है। साउथ में टॉपर कौन है? तमिलनाडु है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और टोटल अब तक पिछले 6 सालों में टोटल भारत के अंदर 11,656 डेथ हो चुकी हैं, जो कि किसकी वजह से हुई है? पुलिस वालों के टॉर्चर की वजह से हुई है। सोचो, इतने हालात बुरे हैं, इतना खतरनाक माहौल है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। तमिलनाडु 2129 है, गुजरात 334 है, हरियाणा 235 है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? डेथ्स के डाटा हैं जो तुम्हें एटलीस्ट पता होने चाहिए। समझ गए? अब बात आती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो, ऐसा होने के पीछे बहुत सारे रीजन, अगर हम इसको अच्छे से डिस्कस करना चाहें, है ना, तो बहुत सारे रीजन है। जैसे कई बार कह देते हैं कि यार पुलिस वाले इतने परेशान रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं कि जब वो किसी से सच्चाई निकलवा रहे होते हैं तो उसे मार देते हैं मतलब पीटते हैं तो मर जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसलिए आपने देखा होगा विदेशों में, है ना, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, पुलिस वाले जब किसी को पकड़ते हैं तो वहाँ कैमरा लगा होता है। भारत में क्या होता है? कैमरा ही नहीं चल रहा था सर, और सुप्रीम कोर्ट भी मान लेता है कि भाई कैमरा नहीं चल रहा था। और कोई भी राह चलता आदमी बता देगा, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, कि भाई कैमरा उसी दिन क्यों नहीं चल रहा था जिस दिन तुम उसे पीट रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो भारत में जो इतना गैप है पूरा, और ये गैप किसका है? अमीर और गरीब का। क्योंकि इसमें जितने मारे जाते हैं ना, सारे गरीब लोग होते हैं, अमीर कोई नहीं मरता है। या फिर SC ST की कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी उसमें डेथ हो जाती है, मोस्टली वही होते हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। अब पुलिस वालों का डाटा सुन लो, 123 पुलिसमैन आज तक अरेस्ट हुए हैं इन इतने सारे केसों में, 11,000 डेथ हो। तो वो जो मर गए, जो पीट देते हैं, मरते नहीं बेचारे, बच जाते हैं, उनका तो हिसाब ही नहीं है, ठीक है। और उसमें से सिर्फ 79 के अगेंस्ट ही चार्जशीट सबमिट हुई है, और आज तक किसी को कन्विक्ट किया नहीं गया है, जो कि हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा फेल्योर दिखाता है। समझ में आ रही है? और कभी भी डिपार्टमेंटल जब करप्शन होता है ना, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर किसी पुलिस वाले ने बदतमीजी की, आपने SP से शिकायत कर दी, तो कोई SP DSP ऐसा होगा जो इस बात के ऊपर एक्शन ले ले, वरना कोई नहीं लेता, उस बात को वहीं दबा दिया जाता है। इन सब से निपटने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और एक है भी। आप जानते हो उसे क्या कहते हैं? लोकपाल कहते हैं। बट आप उसके हालात अच्छी तरीके से जानते हो, हम काफ़ी बार पढ़े भी हैं। तो इसी के साथ मुझे बताना, हु इज़ योर करंट लोकपाल? भारत का एट प्रेजेंट लोकपाल कौन है? और ये बॉडी जिस पर्पज से बनाई गई थी, उस पर्पज से इसको काम करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हाउ डिड इंडियन यूनिवर्सिटीज फेयर ऑन द QS रैंकिंग लिस्ट? देखो अभी एक QS रैंकिंग लिस्ट आई है, ठीक है। इसके अंदर बताया गया कि दुनिया के 1500 यूनिवर्सिटीज में भारत की 50 यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं, जो हमारे लिए बड़े कह सकता हूं कि प्राउड की बात है कि हाँ यार कुछ अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2015 में सिर्फ 11 यूनिवर्सिटी आती थी टॉप 1500 में, लेकिन टॉप 1500 में इस बार की QS रैंकिंग में भारत की, याद रखना, 50 यूनिवर्सिटीज उसमें इंक्लूडेड है। और जो सबसे टॉप है वो कौन है? IIT दिल्ली। जो आपकी IIT दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा रैंक 123 में है, और वो क्लोजली फॉलोड बाय द IIT बॉम्बे, IIT मद्रास एंड IIT खड़गपुर, और IISc बेंगलोर उसके जस्ट बाद में। समझ गए? तो सिंपल से याद रखना, 11 2015 में थी, 54 2026 में हो चुकी हैं। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहला मतलब इंडिया की तरफ से IIT दिल्ली, जो कि 123 रैंक पे है। इवन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा, शिवनाथन इंस्टीट्यूट ऑफ द एमिनेंस नोएडा, ये सब भी उसके अंदर आती हैं। और ये रैंकिंग किस बात पे डिसाइड की जाती है? रैंकिंग डिसाइड की जाती है कितने देशों के लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, टीचर स्टूडेंट जो है उसका रेशियो कितना है ना, एक टीचर या एक स्टूडेंट के हिसाब से कितने टीचर होने चाहिए। तो सिंपल सा याद रखना, जो इंटरनेशनल डाटा है उसके अकॉर्डिंग
10 से 15 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, तब जाकर आप कह सकते हो कि अच्छी रैंकिंग उसकी आ सकती है, कि वो अच्छे से पढ़ाई होती होगी। भारत जो है उसके अंदर ये रेशियो है 19 का, जो कि कहीं ना कहीं उसे फेल कर रहा है अंडर ग्रेजुएट में, ठीक है। अशोका यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो रेशियो है 11.5 है, जो कि इसको बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। समझ गए? तो सिंपल से याद रखना, उसमें लगभग 3000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो कि लगभग 20+ कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना वन लाइनर के हिसाब से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नो लिंक बिटवीन कोविड-19 वैक्सीन एंड द सडन डेथ। देखो ये बहुत बड़ा मिथ था एक, कि लोग कह रहे थे कि अच्छा तुमने भी कोविशील्ड लगवाई थी, अच्छा तुमने भी कोवैक्सीन लगवाई थी, तो मतलब अब तो तुम्हें हार्ट अटैक होगा ही होगा। तो अभी एक डाटा निकल के आए, ध्यान रखना, आपका ICMR, ठीक है, और आपका नेशनल सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी उसमें बताया कि आपके कोविड वैक्सीन का आपके सडन डेथ से, आपके कार्डियक अरेस्ट से, आपके हार्ट फेल्योर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो सारी की सारी जो आपने सुना होगा ना सडन डेथ, जैसे अभी परसों एक एक्ट्रेस की डेथ हो गई थी है ना 42 ईयर्स के एज में, तो 30 25 साल के लड़के है ना, लड़कियां जो भी है ना, बेसिकली जो एक्सरसाइज करते करते डेथ हो रही है, कहीं ना कहीं ये न्यूज़ निकल के आती है। तो उसके लिए कोविड वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कह दिया है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना। इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, तो आपके ICMR, ठीक है, और जो आपका नेशनल सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल है, ठीक है, NCDC, उसका कहना है कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है ना, जो हार्ट अटैक होता है, जो आपकी लीवर फेल होता है, ठीक है, आपका जो डायबिटीज होती है, इन सब के पीछे आपकी लाइफस्टाइल का हाथ होता है ना। लाइफस्टाइल तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ध्यान रखना। लाइफस्टाइल जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, है ना। आजकल क्या हो चुका है कि ना कोई खाने का सिस्टम है, ठीक है, सब फास्ट फूड जंक फूड खाने में लगे हुए हैं, ठीक है, ना कोई स्ट्रेस, हर कोई स्ट्रेस में बेसिकली आज के टाइम पर देखा जाएगा। मैंने अभी कहा था ना, एक रिपोर्ट आई थी कि जो मेडिकल इंडस्ट्री में वो लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है। तो आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी रहने का तरीका है, ठीक है, आपका स्लीप साइकिल है, कभी कभी आपके जेनेटिक्स भी उसके अंदर कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल देते हैं, इन वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिजिकल एक्टिविटी तो आजकल ना के बराबर हो गई है ना। अगर थोड़ा सा भी दूर जाना होता है तो भी लोग बाइक या स्कूटी का इंतजार उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन सडन हार्ट अटैक्स के लिए, ना कि आपका कोविड वैक्सीन, ऐसा हमारी सरकार ने कहा है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।